तो समरूप और सर्वांग समता से संबंधित जितनी भी आपकी थ्योरी थी वो हमने थ्योरी वाली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। उस समय हमने आपसे बोला था कि आपकी क्वेश्चंस वाली जो क्लास होगी उसमें हम आपको समरूप और सर्वांग समता से संबंधित जितने भी आपके अब तक के टाइप पूछे गए हैं, चाहे वो आपका कोई छोटा एग्जाम हो चाहे कोई आपका बड़ा एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल लेवल तक के जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं मेंस और प्री में, वहाँ तक के जो आपके प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आज हम आपको जितने भी आपके अब तक के टाइप पूछे गए हैं, जितने भी एग्जामों में जितने भी आपके अब तक के टाइप पूछे गए हैं वो सारे ही टाइप यहाँ पर आके आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न दिया हुआ है त्रिभुज ABC में। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे कि ये हमारा एक त्रिभुज है, जैसे हमने बोला ABC। ठीक, ये ABC त्रिभुज है। इसमें D और E दो बिंदु हैं BC भुजा पर। ये BC भुजा पर दो बिंदु हैं, एक हो गया आपका D और एक हो गया आपका E। ठीक, इस प्रकार से रख लेते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है इस प्रकार है कि AD बराबर AE, AD बराबर AE, यानी कि AD बराबर AE। तो यहाँ से इस प्रकार से ये दो भुजाएं बना लेते हैं, AD बराबर AE। ठीक, तो ये दोनों जो भुजाएं हैं ये आपकी बराबर हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कोण BAD बराबर कोण CAE, यानी कि कोण BAD और CAE ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो जैसे कि हम मान लेते हैं जैसे कि ये वाला जो कोण है ये आपका x डिग्री है, तो ये वाला कोण भी आपका x डिग्री है। उसने बोला बराबर है तो हमने बराबर रख दिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है यदि AB बराबर 2p प्लस 3, AB बराबर 2p प्लस 3 ये दिया हुआ है। अब बोला गया है BD बराबर 2p, BD बराबर ये 2p दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये 2p दिया हुआ है। अब इसके बाद बोला गया है AC बराबर 3q, यानी कि AC बराबर 3q माइनस 1 ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है CE बराबर Q, CE बराबर ये Q दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया P प्लस Q, P प्लस Q का इन दोनों का योग क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमने आपको एक ही आपको याद रखनी है कि समरूप और सर्वांग समता में हमने आपको बताया था कि समरूप जो होगा उसमें जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी उन सबके अनुपात समान होंगे, और जो सर्वांग सम होगा उसमें क्या होगा, उनकी मापें समान होंगी। ठीक, अब यहाँ पर आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ये जो आपका पूरा त्रिभुज है ABC, इसमें आप सबसे पहले आप देखिए कि ये जो आपका त्रिभुज है ADE, इसको आप देखिए तो इसमें क्या है कि ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और आप अच्छे से जानते हो कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपके बराबर होते हैं। तो यानी कि इसके सामने वाला ये जो कोण होगा यदि हम इसे बोल दें ये 22 डिग्री है आपका, तो आप कह सकते हो कि इसके सामने वाला ये जो कोण होगा ये भी क्या होगा, आपका 22 डिग्री ही होगा। क्लियर है। अब इसके बाद ये एक सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर सदैव कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर यदि ये कोण आपका 22 है तो ये कोण कितना होगा आपका 180 माइनस 22 इतना हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये भी क्या होगा 180 माइनस 22। ठीक, ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा है ABD और एक त्रिभुज दिख रहा है ACE। हमने आपको बोला था जब दो त्रिभुजें जब समान होंगे, उनकी मापें समान होंगी, तब वहाँ पर क्या होगा, वे सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम की एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, उसमें क्या था कि दो एंगल समान होने चाहिए और एक भुजा उनकी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, और ये वाली जो भुजाएं हैं ये भी बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज ABD
डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ई के, ए सी ई के। ठीक, हम ये बोल सकते हैं। अब जब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उनकी जो मापें जो होती हैं वो आपकी सदैव समान होती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इसकी ये जो भुजा है बी डी जो भुजा है ये बराबर होगी किसके, सी ई के। और इसी प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये जो ए बी जो भुजा है ये बराबर होगी किसके, ए सी के। क्यों? क्योंकि जो सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनकी मापें सदैव समान होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आप बोलोगे ये 2p बराबर क्या हो जाएगा, q, यानी कि ये 2p जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, q के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये जो ए बी भुजा है ये कितनी है, 2p प्लस 3 ये बराबर होगी किसके, 3q माइनस 1 के, 3q माइनस 1 के। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये क्या है, 2p प्लस 3 और यहाँ पर क्या है, 3q माइनस 1। यदि यहाँ पर हम ये p को q में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2p बराबर हमारा क्या है, q है। तो यहाँ पर 2p की जगह पे हम q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा q प्लस 3 इक्वल टू 3q माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर ये q है और यहाँ पर ये 3q है, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2q हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर ये माइनस का 1 है और यहाँ पर ये 3 जो प्लस का है ये इधर पक्षांतर में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक, q की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2p बराबर q है। अब यहाँ पर q की वैल्यू 2 है, ये हम रख सकते हैं, q की वैल्यू 2 निकली है हमारी, तो q की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 2p, तो p की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ये एक बार चला जाएगा तो कितनी आ जाएगी, 1। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था p प्लस q, तो p प्लस q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप कह सकते हो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। ये 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रश्न सिर्फ देखने में ही हार्ड लगता है लेकिन हार्ड इतना होता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को भी अच्छे से पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी कैलकुलेशन दी जाती है कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट प्रश्न है, इसे देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है जिसे नाम दिया गया है ABC। ठीक, इसके बाद बोला गया है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 63 वर्ग यूनिट। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है दो समांतर रेखाएं DE और FG इस प्रकार खींची गई हैं कि यह भुजा AB और AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर D और F ये बिंदु हो जाएंगे, यहाँ पर D और F, D और ये F। अब इसके बाद E और G, ये E और ये G। ठीक, E और G ये दो रेखाएं हैं, तो यानी कि इन्हें रेखा बना देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये जो दोनों रेखाएं हैं ये इस प्रकार से खींची गई हैं कि ये वाले जो बिंदु हैं ये D और F और ये E और ये G, ये जो बिंदु हैं ये भुजा AB और AC इन दोनों को क्या कर रहे हैं,
कि बराबर बराबर 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। साफ बोला गया है कि बराबर बराबर 3 भागों में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चतुर्भुज DEGF। DEGF इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, यदि ये समांतर रेखाएं हैं, यदि ये समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ पर जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर, इन भुजाओं के द्वारा जो ये भुजाएं हैं DE और FG, वो सारे ही त्रिभुज जो होंगे वो आपके सदैव ही समरूप होंगे। ये बात आप हमेशा ही याद रखिए। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज FAG, या फिर हम बोल सकते हैं AFG समरूप त्रिभुज ABC। ठीक, और जब कभी भी क्षेत्रफल की बात आती है तो हमने आपको बताया था, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात करें वो, या त्रिभुज और चतुर्भुज, ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है, देख रहे हो आप, ये चतुर्भुज है, तो त्रिभुज और चतुर्भुज इन दोनों के क्षेत्रफल की बात करें तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वह उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये बात हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में पहले ही बता दी थी। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये जो AB भुजा है ये D और F इन पॉइंटों के द्वारा क्या किया जा रहा है, बराबर बराबर 3 भागों में बांटी जा रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1 1 1, इनका रेशियो भी बराबर होगा। इसी प्रकार से AC भुजा का भी जो रेशियो होगा वो भी समान होगा, यानी कि इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमने बोला था वर्ग के बराबर होता है, यानी कि जो रेशियो होगा उसके वर्ग के बराबर क्षेत्रफल होता है। तो यदि हम ADE त्रिभुज ADE इसके यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब यदि हम AFG त्रिभुज AFG इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, ये हम पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, AFG इस पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसका रेशियो कितना है 1, यहाँ से यहाँ तक 1, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक F तक की जो भुजा होगी इसका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आया हमारा 4। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 1 रेशियो 2 रेशियो और 3 रेशियो, टोटल कितना हो गया आपका 3 रेशियो हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक, लेकिन हमें जो क्षेत्रफल पूछा गया है वो इस चतुर्भुज का पूछा गया है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। आपका इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए या इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। इसका यहाँ से AFG पूरे का क्षेत्रफल कितना है, AFG इसका क्षेत्रफल कितना है 4 है। ठीक, इसके क्षेत्रफल में से हम इसके क्षेत्रफल को माइनस कर दें, इसका जो ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है, ऊपर वाला जो त्रिभुज है ADE इसका क्षेत्रफल यदि हम माइनस कर दें तो हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पर 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा हमारा 3 बचा। क्लियर, और यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल था वो तो आपका 1 ही था। क्लियर, इसके बाद यदि हम यहाँ पर इसकी बात करें, इस वाले चतुर्भुज की बात करें तो इसका कितना होगा, क्योंकि पूरे चतुर्भुज का पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका 9 है। ठीक, अब 9 में से इसका और इसका इनका क्षेत्रफल हम यदि माइनस कर देते हैं तो हमें इसका क्षेत्रफल मिलेगा, यानी कि 9 में से यदि हम 3 और 1 ये हम माइनस कर देते हैं तो क्या निकलता है, 3 और 1 4 को 9 में से माइनस करेंगे, कितना आया हमारा 5। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया है
कि इस जो ये जो आपका पूरा त्रिभुज है, इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 63 वर्ग यूनिट। ठीक, तो यहाँ पर इसका रेशियो कितना है, 5 और 3 और 1, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 9, 5, 8 और 1 9। तो 9x की वैल्यू कितनी है आपकी, 63 वर्ग यूनिट, 63 वर्ग यूनिट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 वर्ग यूनिट। ठीक, अब यहाँ पर हमसे जिसका भी क्षेत्रफल पूछा जाए हम उसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। यदि हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पूछा गया है ना, हमसे पूछा गया है DEFG, DEFG इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, इसका रेशियो कितना है, 3, यानी कि हम क्या करेंगे, DEFG इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 7 × 3, 21 वर्ग यूनिट। ठीक, अब यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाता FGBC, FGBC इसका क्षेत्रफल पूछा जाता तो हम क्या बताते, 7 × रेशियो कितना है, 5, तो 5 से इंटू कर देंगे, 35 वर्ग यूनिट। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है एक समकोण त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, अब यहाँ पर बोल रहा है कि B पर समकोण है, और समकोण आपको अच्छे से पता है कि समकोण कहाँ पर होता है, यहाँ पर समकोण है। तो ये आपका B है, तो इसका मतलब क्या होगा, A और ये C होगा। ठीक, इसके बाद बोला गया है त्रिभुज के कर्ण यानी कि AC पर समकोण से ऊंचाई डाली गई। यहाँ पर B से इस प्रकार से एक हाइट डाली गई है। ठीक, और यहाँ पर बोला गया है समकोण से ऊंचाई पर डाली गई BD, यानी कि इसे बोला गया है B और D, ये आपका D पॉइंट है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है यदि AD की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो AD की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, ये आपकी 9 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद बोला गया है कि CD बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर है ये। अब यहाँ पर बोला गया है तब AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर और BD स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब कभी भी आपके सामने ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको सदैव क्या करना है कि यहाँ पर आप दो बातें हमेशा याद रखोगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर इस पूरे त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज जो होंगे वो आपके समरूप होंगे। कौन कौन से त्रिभुज, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ABC की, ABC ये आपका समरूप होगा त्रिभुज। यहाँ पर अब 2 त्रिभुज बनेंगे, जैसे कि AB और D। एक त्रिभुज ये दिख रहा है आपको AB और D, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। ये भी समरूप होगा किसके, CBD के, CBD के। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये क्या होगा कि 3 त्रिभुज जो होंगे वो आपके समरूप होंगे। दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है, पहली कंडीशन आपकी ये हो गई। दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है, जब कभी भी आपसे BD पूछा जाए, इस प्रकार से इस कंडीशन में जब कभी भी आपसे BD पूछा जाए तो अब आप हमेशा बताओगे कि BD बराबर होता है किसके, AD इंटू CD। अब यहाँ पर क्या होता है, BD का स्क्वायर बराबर होता है इनके गुणनफल के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि BD बराबर होगा रूट के अंदर AD इंटू CD। अब यहाँ पर यदि हम BD निकालें
तो बी डी क्या निकलेगा, रूट के अंदर ए डी जो है वो कितना है 9, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 3 × 3, ठीक। और सी डी कितना है आपका 4 है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 2 × 2। तो यानी कि बी डी जो है हमारा, बी डी जो है हमारा वो कितना निकल कर आएगा 3 × 2, कितना हो जाएगा 6, ठीक। बी डी हमारा कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर 6 निकल कर आ गया। अब आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो बी डी हमारा 6 है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा 6 हो गया, ठीक। ये 6 है, ये 9 है, ये 4 है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ए बी स्क्वायर, यहाँ पर हमें ए बी भी निकालना है। तो ए बी निकालना है तो आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर ये आपका कर्ण होगा, उसका लंब और आधार ये आपके होंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अच्छे से जानते हो पाइथागोरस जो होता है, समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस लगता है, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इसका स्क्वायर प्लस डी बी इसका स्क्वायर, ठीक। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस। तो यहाँ पर हम करेंगे ए बी स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, ये ए डी है ना, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस डी बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ठीक। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 117, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर कितना हो गया, रूट के अंदर 117, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास ए बी ये भी है, बी डी ये भी है। अब बस हमें क्या करना है कि इनका स्क्वायर करना है और यहाँ पर इन्हें रख देना है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा गया है। तो ए बी का स्क्वायर कितना है, देखिए जब कोई भी संख्या यदि रूट में होती है तो यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि उसी, देखिए जैसे कि हमने बोला, हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखी है ये सारी चीज़ें, ये √3 है, इसका हम इंटू करें √3 में, तो यहाँ पर हमारा संख्या क्या बचती है, यहाँ पर सिर्फ हमारी 3 बचती है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, इन सब का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको घातांक करने की जो आपकी थ्योरी वाली क्लास थी उसमें हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर यानी कि √117 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 117 ही बन जाएगा, प्लस यहाँ पर बी डी कितना निकला है हमारा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब इसे हम ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 153 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, ठीक। दोनों स्तंभों के शीर्ष से एक रस्सी दूसरे के तल तक खींची हुई है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सियाँ, देखिए यहाँ पर लिख लेना आप, कितनी ऊंचाई पर रस्सियाँ एक दूसरे को काटती हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है इसमें एक थ्योरी काम करती है, उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 8 मीटर और 12 मीटर, जैसे कि यहाँ पर ये आपका 8 मीटर का एक स्तंभ है और इसी प्रकार से ये एक 12 मीटर का ये एक स्तंभ है, ठीक। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, दोनों स्तंभों के शीर्ष से एक रस्सी दूसरे के तल तक खींची हुई है, यानी कि इसने अपने शीर्ष से एक रस्सी इस प्रकार से खींची और इसने अपने शीर्ष से एक रस्सी इस प्रकार से खींची, ठीक। जैसे कि हम इसे नाम दे दें, यहाँ पर इसे, ये जो पॉइंट है इसे हम ओ नाम दे देते हैं और इसे ए बी, इसे सी डी, इस प्रकार से इसे नाम दे देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये थ्योरी जो होती है वो काम कैसे करती है, जैसे कि इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, तो इसकी लंबाई दी हुई है 8 मीटर, ठीक, और इसकी लंबाई दी हुई है 12 मीटर, 12 मीटर। तो इस थ्योरी में आपको हमेशा ही याद रखना है, यहाँ पर पूछा गया है, देखिए ऊंचाई रस्सियाँ एक दूसरे से काटती है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो आधार है, आधार से यहाँ तक की ये जो आपकी हाइट है, इसे हम h मान लेते हैं, तो ये जो आपकी हाइट है ये कितनी है, ठीक, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर यदि आपको ये हाइट निकालनी है, यदि आपको ये हाइट निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, ए बी इंटू सी डी अपॉन ए बी प्लस सी डी, ठीक, ये काम करना है आपको सीधा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे आपसे यहाँ पर ये हाइट ही पूछी गई है, तो हाइट निकालनी है आपको, तब आप क्या करोगे कि ए बी की हाइट कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, सी डी की हाइट कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, और यहाँ पर इन दोनों का योग करना है, तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। ये डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। इससे संबंधित और भी आपकी थ्योरी है, वो हम आपको आगे कराएंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो हम थ्योरी वाली क्लास में कराएंगे आपको, ठीक। ये आपकी क्वेश्चन वाली क्लास है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ये आपका एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, ठीक। इस पर बोला गया है भुजा BC पर D इस प्रकार है, ये एक D बिंदु है, इस प्रकार है कि कोण ADC, तो कोण ADC ये वाला कोण, ठीक, और बोला गया है कोण BAC यानी कि ये पूरा कोण, देखिए ध्यान से, ये पूरा कोण और ये वाला कोण, ठीक, बराबर दिए हुए हैं। इसके बाद बोला गया है यदि CA बराबर 9 सेंटीमीटर, CA ये दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, ये आपका 9 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोला गया है CD बराबर 3 सेंटीमीटर, CD ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद बोला गया है कोण DAC यानी कि ये वाला कोण DAC बराबर है किसके, कोण CBA यानी कि इस कोण के बराबर है, ठीक। यहाँ पर आपके दो त्रिभुज जो हैं वो आपको समरूप दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि ADC इसका ये वाला कोण और इसका ABC इसका ये वाला कोण, दोनों ही कोण बराबर हैं। इसी प्रकार से ADC में ये वाला कोण और ABC में ये वाला कोण। आप हमेशा ही याद रखिए, जब एक त्रिभुज हो और त्रिभुज के बीच में एक रेखा खींचकर उसे दो भागों में बांटा जाए तो वहाँ पर हमेशा ही आपके दो त्रिभुज तो समरूप होते ही हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये पूरा वाला त्रिभुज, ये दोनों ही क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिखें त्रिभुज, देखिए समरूप जो होता है उसे लिखने का एक सही तरीका होना चाहिए, तभी आप सही प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि हम लेते हैं C से स्टार्ट करते हैं, तो C से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर ले गए ये A तक ले गए, ठीक, और A तक ले जाएंगे तो इस त्रिभुज की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन सा कोण आ रहा है, नीला वाला कोण आ रहा है, ठीक। इस चीज़ को आप याद रखोगे, सबसे पहले कौन सा कोण आ रहा है, नीला वाला आ रहा है, तो हम बोलेंगे CA और D ये समरूप है किस त्रिभुज के,
अब देखिए सी से स्टार्ट किया था, सबसे पहले कौन सा आ रहा था, नीला वाला आ रहा था। इसी प्रकार से अब हम सी से स्टार्ट करेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, फिर भी नीला वाला ही आना चाहिए। तो सी बी ए, क्या बोलेंगे, सी बी और ए, ये दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, कौन सी भुजा पूछी गई है, सी बी भुजा पूछी गई है। कौन सी, सी बी, ये पूरी ही भुजा हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सी बी है, सी बी है, तो इस प्रकार से लेंगे सी बी और इसी प्रकार से सी ए, इन दोनों का रेशियो सदैव समान होंगे। हमेशा ही हमने बोला है आपसे, जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें हमेशा ही क्या होगा, उनके रेशियो समान होंगे, और जो आपके सर्वांग सम होंगे उनमें आपकी मापें समान होती हैं, रेशियो से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, सी बी पूछा है ना, तो सी बी, ठीक, और दूसरा लेंगे हम सी ए अपॉन सी ए बराबर। अब यहाँ पर एक भुजा और लेनी है हमें जो भी दी गई हो, जैसे कि देखिए हम इसे दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम इसे इस प्रकार से कर लें, इस प्रकार से पहले करके बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी ये एक ए सी भुजा दी हुई है, तो यहाँ पर लिया हमने ए सी। ठीक, तो यहाँ पर ए सी कहाँ है, ए सी है हमारा यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से ये ए सी बन रहा है, ए सी यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है। तो आप यहाँ पर क्या बनाओगे, डी सी, इस प्रकार से बनाओगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका डी सी। तो डी सी कहाँ है, डी सी, डी सी। या तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, यदि आप इस प्रकार से नहीं बनाना चाहते तो आपको दूसरा तरीका बताते हैं, उस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये वाला कोण है, यदि हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, इसके ये वाला जो कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए सी। ठीक, ए सी। ठीक, अब इसके बाद ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें नीला वाला कोण कहाँ है, ये वाला कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, डी सी, हम ले लेंगे डी सी। ठीक, बराबर। अब देखिए ये जो पूरा रेड वाला जो कोण है, रेड वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या है, बी सी, यहाँ पर ले लेंगे हम बी सी। ठीक, इसी प्रकार से रेड वाले कोण, यहाँ पर ये वाला जो आपका रेड वाला कोण है इस वाले त्रिभुज में, इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए सी, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ए सी। देखिए सेम है आपका, उसमें आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि सी ए डी सी और यहाँ पर सी बी सी, यानी कि बी सी वो एक ही बात है, और यहाँ पर सी ए ये एक ही बात है। ठीक, तो आप कैसे भी रख लीजिए, बात एक ही पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर आप कोण से भी देख सकते हो और इस प्रकार से भी आप रख सकते हो। ठीक, लेकिन आपका यहाँ पर इस प्रकार से रखना है, तो आपको समरूप त्रिभुज जब आप रख रहे हो वो आपका बिल्कुल करेक्ट रखा हुआ होना चाहिए, वरना रेशियो वहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ए सी बराबर क्या है, तो ए सी की वैल्यू है आपकी 9 अपॉन डी सी की वैल्यू कितनी है, तो डी सी की वैल्यू है आपकी 3 बराबर बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, बी सी ये हमसे पूछी गई है, बी सी बोलो या सी बी बोलो, ठीक, बात एक ही है। इसके बाद दूसरा ए सी की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 3 तिया 9, ठीक, और 9 तिया 27, यानी कि बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 27। ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो 27 सेंटीमीटर। ठीक, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 27 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है कि अच्छे से रखना सीखना है सबसे पहले। ठीक, और इस प्रकार से यदि आप नहीं रख रहे हो तो आप कोण के आधार पर भी आप रख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहाँ पर यह हमारा एक नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें बोला गया है त्रिभुज ABC में P और Q दो बिंदु क्रमशः भुजा BC और AC पर, देखिए यहाँ पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि ये हमारे एक त्रिभुज है ABC। ठीक, ABC एक त्रिभुज है, इसमें AB और AC पर ये दो बिंदु हैं P और Q। जैसे कि हम यहाँ पर माने कि ये आपका एक P बिंदु है और ये आपका एक Q बिंदु है। ठीक, इनको मिलाना तो होगा ही। ठीक,
अब बोला गया है भुजा पी क्यू, ये जो पी क्यू भुजा है ये पैरेलल है BC के पैरेलल है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है कि एक त्रिभुज में कोई रेखा खींची जाए और वहाँ पर जब दो त्रिभुज बनते हैं और वहाँ पर ये जो भुजा होगी इस भुजा के पैरेलल दूसरी भुजा होगी, तो आप हमेशा ही बोलिए कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सदैव ही समरूप होंगे। 100% श्योर हो जाइए कि ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो आपके समरूप होंगे। क्यों समरूप होते हैं ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। यदि ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है तो हमने आपको बताया था जब दो समांतर भुजाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे कि ये वाला जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा और ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो APQ, इसका शीर्ष क्या है, ये है। अब इसी प्रकार से ABC, इसका शीर्ष क्या है, इसका भी शीर्ष यही है। ठीक, तो दोनों का शीर्ष यही है, तो ये जो कोण होगा वो दोनों के लिए सेम ही होगा। ठीक, तो ये भी कोण बराबर, यानी कि जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण जब समान होते हैं तो वहाँ पर उन दोनों त्रिभुजों को समरूप माना जाता है। तो ये कंडीशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जब कभी भी आपसे बोला जाए कि इस प्रकार से ये एक रेखा खींची गई है और ये रेखा इसके समांतर है तो सदैव ही दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, सबसे पहली कंडीशन आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर बोला गया है PQ भुजा पैरेलल है BC के, PQ भुजा BC के पैरेलल है। ठीक, यदि AP बराबर 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पर AP ये वाली जो भुजा है ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, इसके बाद PQ भुजा 6 सेंटीमीटर है, PQ ये भुजा जो है ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। ठीक, इसके बाद QC ये वाली भुजा है ये आपकी 2 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके बाद BC जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है, BC जो भुजा है वो आपकी 9 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि AQ भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखेंगे, हमने आपको बार बार एक ही बात बोली है, जब कभी भी आप क्वेश्चंस में देखोगे समरूप और सर्वांग सम, तो समरूप जो होंगे उनके सदैव रेशियो समान होते हैं और सर्वांग सम जो होते हैं उनकी सदैव लंबाइयाँ समान होंगी, यानी कि माप समान होंगी। ठीक, तो यहाँ पर हम सदैव ही रेशियो देखते हैं। अब ये दो त्रिभुज समरूप हैं, सबसे पहला APQ और दूसरा ABC। अब इसमें 6 और ये 9 यानी कि PQ और BC ये दोनों भुजाओं को देखा जाए तो इनका रेशियो कितना निकलता है, सबसे पहले आप ये देखिए। तो यहाँ पर BC और PQ, यदि इन भुजाओं की लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी है, 9/6। और इनको यदि गुना में देखा जाए कि ये कितने गुना हैं तो आप बोलोगे 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, यानी कि 1.5 गुना, ये 1.5 गुना है। इतनी बात आपको पहले याद रखनी है। अब यहाँ पर यदि इनके रेशियो की बात की जाए, अनुपात की बात की जाए, अनुपात, तो इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए BC और PQ इनका अनुपात कितना होगा, तो इसे 3 से काट दीजिए, इसे भी 3 से काट दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक, इनका रेशियो कितना बन रहा है, 3:2। ठीक, ये दो चीज़ें हमने पता कर ली यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जब दो त्रिभुज जो होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका रेशियो सदैव समान होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो AP भुजा है, AP जो भुजा है इसका रेशियो किसके साथ, AB भुजा के साथ बराबर होगा। इसी प्रकार से AQ, यहाँ पर AP ली है तो यहाँ पर ले लेते हैं AQ, तो ये AQ जो भुजा होगी इसका रेशियो किसके साथ बराबर होगा, AC के साथ, AC के साथ। इसी प्रकार से PQ जो भुजा है, PQ जो भुजा है इसका रेशियो BC के साथ समान होगा, BC के साथ। और इनके जो रेशियो रहने वाले हैं वो रेशियो क्या रहने वाले हैं, तो देखिए छोटा अनुपात किसका है, 2
ठीक, किसका है ये, पी क्यू का। तो पी क्यू कहाँ है, ये है। तो यहाँ पर हम लेंगे, इनका रेशियो क्या होगा, 2:3। इन सब का जो रेशियो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक, अब आपको रेशियो पता लग गया। ठीक, और आपको ये भी पता लग गया ये कितने गुना हैं आपस में, दोनों रेशियो यानी कि दोनों भुजाएं। तब आप किसी भी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ए पी जो भुजा है ये कितनी है, 5 है। ठीक, ए पी जो भुजा है इसका रेशियो कितना है, 2 है, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी, 5। तो यहाँ पर कितने की रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमें, 3 रेशियो की। क्यों, यदि हमें ए बी भुजा निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5/2 × 3। ठीक, यानी कि 1.5 इंटू, देखिए 1.5 × 5, ये कितना हो जाएगा आपका, 7.5। अब यहाँ पर ये जो ए बी जो भुजा है ये आपकी 7.5 है। ठीक, ये ए बी जो भुजा है ये आपकी 7.5 है। तब आप यहाँ पर देखोगे कि बची हुई ये जो भुजा है ये कितनी होगी, तो 7.5 में से यहाँ 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 2.5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P से लेकर B तक की जो भुजा है वो कितनी है, 2.5। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि इनके रेशियो क्या हैं, तो देखिए ए क्यू और ए सी। देखिए सबसे पहले हम ए सी का रेशियो देखें। यदि हम ए सी का रेशियो देखें तो कितना है हमारा, 3 रेशियो है, यानी कि इस पूरे का रेशियो कितना है आपका, 3 रेशियो है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, यदि इसका पूरे का रेशियो 3 है और यहाँ पर Q, यहाँ पर ए सी की बात की जाए, सॉरी ए क्यू की, तो ए क्यू का रेशियो कितना है, ए क्यू का रेशियो है 2। तो यहाँ पर इसका रेशियो है आपका 2। ठीक, इसे x में ले लेते हैं तब पता लगे कि ये रेशियो है। ठीक, पूरे का रेशियो 3x है, इसका रेशियो कितना है, 2x। ठीक, अब यदि 2x है इतने का रेशियो, तो बची हुई ये जो भुजा होगी इसका रेशियो कितना होगा, तो इसका रेशियो होगा 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना बचा, x। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 2 है। ठीक, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी होगी, हमें यहाँ पर 2x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 2x में 2 × x की वैल्यू कितनी है हमारी, ये 2। देखिए x की वैल्यू थी हमारी 2, तो 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 4। किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ए सी की जो ए क्यू की जो वैल्यू पूछी गई है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हमारे ये 2 प्रश्न हैं जो कि क्षेत्रफल से संबंधित हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, माना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ABC और PQR के जो क्षेत्रफल हैं उनका जो रेशियो है वो दिया हुआ है। ठीक, यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 16 सेंटीमीटर, तब PQ बराबर क्या होगा। जैसे कि सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ये आपके 2 त्रिभुज हो गए, यह हो गया आपका A B C और ये P Q R। ठीक, यहाँ पर बोला गया है AB बराबर 10, ये वाली साइड ये 10 है, BC बराबर 7, BC बराबर ये आपकी 7 है। इसके बाद AC बराबर 16, AC बराबर ये 16 दी हुई है। तब PR की वैल्यू क्या होगी, PR इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसे देखते हैं। जैसे कि हमने आपको बोला था, क्षेत्रफलों का जो रेशियो होता है वो दोनों त्रिभुजों की, जो आपके 2 समरूप त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाएं होनी चाहिए,
उनके रेशियो के बराबर होता है, रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लें, ये वाला यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 64 बाय त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा 169 इजुकल टू, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर संगत भुजाएं ले लीजिए आप, जैसे कि AC और यहाँ पर PR। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं AC है आपकी 16 और PR आपकी नहीं दी हुई है, यहाँ पर PR यहाँ पर पूछी गई है, ठीक। तो ये हो गई PR। अब इनका क्या होगा, इनका स्क्वायर होगा। यदि हम इनका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हटाकर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन पर रूट चढ़ा देते हैं, ठीक। जब हमने इस पर रूट चढ़ाया तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो रूट होगा, रूट से जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 8 का और ये हो जाएगा आपका 13 का, इजुकल टू 16/PR, ठीक। यहाँ पर 8 दूनी 16 और 13 दूनी, यानी कि PR बराबर 26 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इस बार नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, जैसे कि ये आपका एक त्रिभुज हो गया ABC और ये हो गया आपका PQR, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है AB की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, AB की वैल्यू ये 5 है। इसके बाद PQ की वैल्यू 3 है, PQ की वैल्यू 3 है। इसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इनका रेशियो पूछा गया है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक, बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इजुकल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, हम संगत भुजाएं ले लेंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि यहाँ पर AB की संगत भुजा क्या है PQ है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो AB कितनी वैल्यू है यहाँ पर 5 और PQ की वैल्यू है आपकी 3 और इनका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर बोला गया है एक त्रिभुज ABC में बिंदु P और Q क्रमशः भुजा AB और AC पर हैं। जैसे कि ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ABC, यहाँ पर बोला गया है AB और AC इन पर P और Q दो बिंदु हैं, इसे मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं हम Q, ठीक। AP बराबर 4 सेंटीमीटर, AP ये आपकी 4 है। इसके बाद PB ये 6 है, तो PB ये आपकी 6 है। इसके बाद AQ 5 है, ये 5 है। QC 7.5, QC 7.5। इसके बाद PQ ये है आपकी 6, यानी कि PQ ये वाली ये 6 है, ठीक। तब BC क्या होगी, ये वाली भुजा हमसे पूछी गई है, ठीक। अभी यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो आपकी PQ भुजा है और ये PB भुजा है, सॉरी BC भुजा है, ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल नहीं बताई गई हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि ये त्रिभुज जो हैं ये दोनों ही समरूप होंगे या नहीं होंगे। हो भी सकता है समरूप हो, नहीं भी हो सकता। क्यों? यदि वह समरूप हैं तो वहाँ पर उनके रेशियो समान होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ऐसी कंडीशन में चेक करना होता है कि ये त्रिभुज हमारे समरूप हैं या नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संगत भुजाएं लेंगे। जैसे कि सबसे पहले त्रिभुज PA, PQ और ABC, इनकी बात करें तो सबसे पहले हम AB भुजा ले लेते हैं। AB ये भुजा ली हमने, तो इसका रेशियो किसके साथ लेंगे हम, AP के साथ।
ए पी के साथ। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ए बी जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, तो 6 और 4 10, यानी कि ये हो जाएगी आपकी टोटल 10। इसके बाद ए पी जो भुजा है वो कितनी है आपकी 4, ए पी भुजा कितनी है 4। यदि हम इनके रेशियो की बात करते हैं तो देखिए आप 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कितना हुआ आपका 2.5। 2.5 गुना हो गया ये, और इनका रेशियो कितना आया 5:2। ठीक, ये हमारा रेशियो निकला है, और ये कितना गुना है, ये है आपका गुना। ठीक, 2.5 गुना है ये। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से यदि ये इनका जितना रेशियो निकल रहा है इतना ही रेशियो इनका निकलना चाहिए। जैसे कि यदि हम ए सी इस भुजा की बात करें तो ये भुजा हमारी कितनी हो जाएगी 7 और 5 12, 12.5, यानी कि ए सी बटे ए क्यू 12.5 बटे ये कितना हो जाएगा आपका ए क्यू कितना है आपका 5। ठीक, तो यहाँ से इसे हमने हटाया, यहाँ पर 0 लगा दिया। ठीक, अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, और यहाँ पर ये 10 आ गया, और ये आ गया आपका 5 25 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ रहा है आपका 5/2। ये जो रेशियो था यही रेशियो यहाँ पर भी बन रहा है, और ये कितना गुना होगा, तो ये गुना होगा आपका 2.5। तो अब हम 100% कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के, ए पी क्यू के। ठीक, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर बी सी की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सीधी सी बात है बी सी अपॉन पी क्यू। ठीक, इनका जो रेशियो होना था वो क्या होना था 5:2। ठीक, और कितना गुना होना चाहिए 2.5, यानी कि ये जो आपकी भुजा है 6 जो भुजा है इसको यदि हम 2.5 से इंटू कर दें तो हमारा कितना निकलता है 5 31, 6 दूनी 12, यानी कितना निकल रहा है ये 15 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे एक नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी पर 2 बिंदु P और Q हैं, यानी कि ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पर 2 बिंदु बोले गए हैं P और Q। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है PQ जो है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम 100% श्योर ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो आपके समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही भुजाएं जो हैं ये वाली ये क्या हैं पैरेलल हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है PQ, यानी कि PQ इसका रेशियो कितना है 5 और BC इसका रेशियो है आपका 14। ठीक, तब यहाँ पर चतुर्भुज BCQP इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और APQ इन चतुर्भुज ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये वाला जो त्रिभुज है APQ और यहाँ पर ABC, इनका हमें सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। क्यों निकालना होगा वो हम आपको अभी बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पर हम ABC ये आपका एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल अपॉन APQ त्रिभुज APQ इसका क्षेत्रफल, और बराबर किसके होगा संगत भुजाओं के वर्ग के, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 196। ठीक,
अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर हमें इसका भी क्षेत्रफल मिला, इसका भी क्षेत्रफल मिला, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी, इस पूरे त्रिभुज में से यदि हम ए पी क्यू, इस त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल माइनस कर दें तो यहाँ पर बचेगा किसका, सिर्फ बचेगा पी क्यू सी बी, इसका पूछा गया है और इसी का बचेगा, ठीक। इसीलिए हमें सबसे पहले दोनों का निकालना होगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना होगा। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं, 196 माइनस 25, तो यहाँ पर क्या होगा 196, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर 1, 171 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, चतुर्भुज बी सी क्यू पी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पर ए पी क्यू जो है, ए पी क्यू, इसका क्षेत्रफल कितना है ए पी क्यू। देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये उल्टा रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज ऊपर है, यहाँ पर 196 ये ऊपर आएगा, 196 ये ऊपर आएगा और ये 25 नीचे आएगा, ठीक। 25 ये नीचे आएगा, ठीक। इस प्रकार से होगा ये, ठीक। तो यहाँ पर ए पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा 25 होगा और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हमने निकाला था अभी 171, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई हुई। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातों को सीखना होगा पहले, जैसे कि यहाँ पर ये जो आपका त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पर ये जो बिंदु दिए हुए हैं दोनों डी और ई। अब यहाँ पर बोला गया है डी ई जो भुजा है वो पैरेलल है बी सी के, डी ई भुजा बी सी के पैरेलल है। तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो आपके समरूप होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा ही एक बात याद रखनी है, जब कभी भी ये जो दो बिंदु हैं, ये जो दो बिंदु हैं जो भुजाओं के अगर मध्य बिंदु है, ध्यान से समझ लीजिए, मेंशन भी किया जाता है क्वेश्चन में कि यदि ये बिंदु भुजाओं के मध्य बिंदु है तो कंडीशंस अलग रहती हैं, लेकिन यहाँ पर है डी और ई भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु नहीं है। लेकिन जब मध्य बिंदु ना हो तो वहाँ पर दो कंडीशन काम करती हैं, वो क्या होती हैं वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली कंडीशन ए बी बट्टे ए डी बराबर ए सी बट्टे ए ई बराबर बी सी बट्टे डी ई। पहली कंडीशन आपकी ये काम करती है, ठीक। और एक दूसरी कंडीशन और काम करती है, वो क्या होती है, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। और यहाँ पर जो कंडीशन काम करने वाली है वो है आपकी दूसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन यहाँ पर काम करेगी, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए ई जो है उसका रेशियो कितना है 4 और ई सी का रेशियो कितना है 7 है, ठीक। अब आप ध्यान से समझिएगा, 7 और 4 कितने होते हैं 11, तो 11x की वैल्यू कितनी है हमारी 143। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 11 कम 11, 11 तिया 33, x की वैल्यू हो गई हमारी 33, ठीक। अब यहाँ पर आपको यदि ये वाली भुजा निकालनी है तो यहाँ पर आप क्या कीजिए 4 इंटू और यहाँ पर 7 इंटू, तो ये भुजा निकल आएगी 13 चौक 52, ये वाली भुजा हो जाएगी आपकी 52 और ये वाली जो भुजा होगी ये हो जाएगी 13 सत्ते 91, ठीक। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा गया है डी बी भुजा कितनी होगी, डी बी भुजा कितनी होगी, तो यहाँ पर डी बी भुजा हो जाएगी आपकी
91। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो आपका दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।